नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड जो 3.0 का आशा अब लोगों को जागा है। कहीं कहीं पे ये चर्चाएं भी लोगों ने शुरू कर दी कि 3.0 तो मिलेंगे ही, और ख़ास करके 3.0 का आशा इसलिए लोगों को लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के हक में कुछ अच्छा निर्णय दे। अब आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग में गठित कमेटी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसका एक अलग तर्क होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कयासों में जो बाजार के कयासों में जो अभी चर्चाएं हैं उसमें 3.0 क्या 4.0 तक लोग आशान्वित हो चुके हैं, लेकिन खैर 4.0 तो संभव नहीं है। इसी विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही चर्चा करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का लाभ और जो बढ़े हुए सैलरी भत्ते का लाभ जो है वह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को तो मिलने लगेगा 8वें वेतन आयोग को लागू होने में, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लगभग 18 महीने में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी संख्या में स्टेट एम्प्लॉय भी है। अब स्टेट एम्प्लॉइयों में अगर बात करें तो भारत के जो 28 राज्य में जो राज्य कर्मचारी हैं उन लोगों को भी आशा है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ मिले। अब वे आशा के अनुरूप कैसे उन लोगों को मिल पाता है, क्या सही समय पे केंद्र सरकार का हूबहू पैटर्न क्या राज्य कर्मचारियों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, यह भी एक बड़ा दिलचस्प विषय होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, फिटमेंट फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझना होगा। फिटमेंट फैक्टर का जो मानक तय है वह महंगाई और जीवन यापन के लागत पर तय होता है। CPIW के आंकड़े पे तय होता है। इसी आधार पे आपके DA और DR में भी बढ़ोतरी होता है। सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट, क्योंकि जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था उसमें वित्तीय स्थिति का जरूर चर्चा किया गया था कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी गठित हुआ है वह इस तरीके का ही वेतन संरचना को तैयार करे जिससे सरकार के जो एक्सपेंडिचर डेफिसिट जो है वह ज़्यादा न बढ़े। अब कुल वेतन खर्च की क्या सीमा है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जितना एम्प्लॉय सरकारी क्षेत्र में है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब ये इस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर हो कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में जब तुलना किया जाए तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को विषमताएं पैदा न हो जाए। तो ये सभी स्थिति को देखकर ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जरा एक विषय को जरा यहाँ पे समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का जो खास करके जो चर्चा में फिटमेंट फैक्टर आया था, तो फिटमेंट फैक्टर सबसे पहली बार आप 6th CPC में देख सकते हैं। 6th CPC में फिटमेंट फैक्टर लगा था और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वह 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। 1.86 के फिटमेंट फैक्टर के कारण यहाँ पे न्यूनतम वेतन जो था वो 7,000 रुपया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कि 7th CPC जब आया था तो 14.29%, यानी जो न्यूनतम वेतन है उसमें 14.29% की वृद्धि हुआ था, और उस समय फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57 का, यानी 2.57 का। उस समय न्यूनतम वेतन 18,000, यानी सातवां वेतन आयोग जब 2016 से आया, और ये जो इसका टर्म जो समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर 2026 को, तो इस टर्म में जो सबसे न्यूनतम वेतन जो निर्धारित हुआ था, न्यूनतम वेतन जो बेसिक तौर पे निर्धारित हुआ था वो 18,000 रुपीज़ ही था। अब देखिए कि ये कितना बढ़ जाएगा 8th पे कमीशन में न्यूनतम, आपका कितना बढ़ेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। अभी जो 8वां वेतन आयोग में अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 35% के वेतन की बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन अगर 20 से 35% की वेतन की बढ़ोतरी होती है तो कम से कम यहाँ पे जो न्यूनतम वेतन जो आप 18,000 रुपया जो देख रहे थे वो न्यूनतम वेतन 21,620% के आधार पर चला जाएगा। अब यहाँ एक अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 4.0 तक जाएगा। अगर 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर जाता है तो इससे क्या होगा कि एक बड़ी संख्या में सैलरी जो है वृद्धि हो जाएगा, और सैलरी वृद्धि जिस तरीके से टर्म ऑफ प्रेफरेंस में जो बातों पे चर्चा किया गया कि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट और जो एक्सपेंडिचर है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 4.0 फिटमेंट फैक्टर होने जा रहा है, क्योंकि ये एक अटकलों का बाजार है। 4.0 बहुत ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं कि 2.34 से लेकर
2.34 से लेकर ये 2.75 के आसपास तक ये फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अब यहाँ जो फिटमेंट फैक्टर का जो करिश्मा है, यही फिटमेंट फैक्टर का करिश्मा जो है वह आपकी सैलरी में, आपकी पेंशन में, केंद्रीय कर्मचारियों को, वेतनभोगियों को एक राहत दे सकता है। अब कितना बढ़ता है केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को, ये तो आने वाले समय में 18 महीने के अंदर में सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दूसरा यहाँ पे एक बड़ा विषय है कि जिस तरीके से केंद्र में लगभग 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉई हैं जो सेवा में कार्यरत हैं और 69 लाख पेंशनर्स हैं, 69 लाख पेंशनर्स हैं। ठीक इसी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में स्टेट एम्प्लॉई हैं, स्टेट पेंशनर्स हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो क्या हूबहू पैटर्न में, एकदम सेम पैटर्न में क्या केंद्र लागू करेगा तो राज्य के एम्प्लॉइयों को बेनिफिट मिलने लगेगा? तो नहीं। इसके लिए क्या होगा कि राज्य सरकार को अगर चाहेगा तो केंद्र के तर्ज पे भी लागू कर सकता है या उसमें मॉडिफिकेशन करके भी 8th CPC को लागू कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा समझिएगा कि 7th CPC जो लागू हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो 1 जनवरी 2016 में, लेकिन जब राज्यों की लागू करने की बात आए तो लगभग 8-10 ऐसे राज्य थे जिनको लागू करते करते 5 वर्ष हो गए। पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, और अगर पश्चिम बंगाल में अगर आप आते हैं तो पश्चिम बंगाल के स्टेट एम्प्लॉइयों को तो अभी तक नहीं मिल पाया है। वे लोग अभी 6th CPC पे ही काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति क्या हुआ है कि वहाँ के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि कब 7th पे मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि 7th पे मिलने से उनके बेसिक में वृद्धि होता, अलावेंस में वृद्धि हो जाता। अभी 6th CPC का ही मिलेगा और क्या 2026 के बाद पश्चिम बंगाल के एम्प्लॉइयों को क्या सीधे डायरेक्ट 8th CPC जब केंद्र लागू करेगा तो देगा या 6th CPC में ही लोग रह जाएंगे? बड़ा विचित्र विषय है। पंजाब में 2021 में इसे लागू किया गया था, उड़ीसा में भी काफ़ी लेट से ये लागू हुआ, हिमाचल प्रदेश में लेट से लागू हुआ। हाँ, अगर बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने केंद्र के तर्ज पर बड़ी जल्दी से इसे लागू किया था। केंद्र ने 2016 में लागू किया और लगे मतलब 2 साल के पैटर्न पे बिहार जो है स्टेट एम्प्लॉइयों को 7th CPC पे काम करना शुरू कर दिया था। हुआ क्या था, इसका बेनिफिट क्या मिला था कि 7th CPC के लाभ मिलने से स्टेट कर्मचारी और पेंशन को तत्काल वृद्धि, वेतन वृद्धि, पेंशन वृद्धि हो गए। अब स्थिति देखिए, बिहार में एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको अभी 7th CPC का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए एक बड़ा गंभीर विषय है। कौन सा विषय है ऐसा गंभीर विषय जो बना हुआ है? खास करके जो TRE 1, 2 या 3 से जो अपॉइंट जो शिक्षक हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ा एक गंभीर विषय बना हुआ है। ये गंभीरता को किस तरीके से यहाँ राज्य सरकार देखती है और कैसे 8th CPC को लागू करने के समय इन लोगों को भी तवज्जो देती है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर आप केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हैं, फिटमेंट फैक्टर के लिए आप आशान्वित हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। फिर हम मिलेंगे, और नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।